अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का वीडियो कॉमन है, सब लोगों के लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं हमारे भारत देश का जो अमृत महोत्सव था आज़ादी का। हमने आज से एक हफ़्ता पहले उसको सेलिब्रेट किया और ये टॉपिक ऐसा है कि चूँकि भारत की आज़ादी के साथ में पाकिस्तान, बांग्लादेश दोनों का इतिहास जुड़ा हुआ है। आज हम इस केस को टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भारत कहाँ पर है, पाकिस्तान कहाँ पर है और बांग्लादेश कहाँ पर है। तो ये जो टॉपिक है हमारा इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। तो तमाम लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, इसको ध्यान से सुने, तवज्जो के साथ में सुने। और अपने बात की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे तमाम भारतीय नागरिकों को और हमारे तमाम भारतीय भाई बहनों को अपनी तरफ से भी देश के 75वें अमृत महोत्सव की बहुत बहुत ज़्यादा जो है आप तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूं और उसी के साथ में अपने बात की शुरुआत करता हूं। हम एग्जैक्ट शुरुआत करते हैं 15 अगस्त 1947 से। एक दिन पहले पाकिस्तान आज़ाद हो गया, दूसरे दिन जो है हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और उसके एग्जैक्ट 25 साल के बाद में उसके बाद में जो है मार्च 1971 को बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से अलग हो गया। यानी ये तीनों मुल्क पहले अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। हम लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि भारत बनने से पहले भी एक आज़ाद हुकूमत बनी हुई थी और वो बनी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, जो भारत की ही हुकूमत थी। लेकिन अभी वो आज़ादी के पहले का इतिहास है, मुझे उस पर बात नहीं करना है, क्योंकि मैंने पहले ही आपसे वादा किया हूँ कि हमारा टॉपिक रहेगा 47 के बाद में ही। दोनों मुल्क अलग अलग हो गए, दोनों मुल्क आज़ाद हो गए। अब दोनों मुल्क आज़ाद होने के बाद में दोनों मुल्क अपने अपने रास्तों के ऊपर चलने लगे। आज आज़ादी के 75 साल बाद भारत कहाँ है और पाकिस्तान कहाँ है। अब हम डायरेक्ट 75 साल बाद पे आ जाते हैं और पहले ये दोनों पे हम गौर करेंगे, फिर हम बांग्लादेश में जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। भारत जो है आज वो एक आत्मनिर्भर मुल्क बन चुका है। भारत एक आत्मनिर्भर देश। आत्मनिर्भर देश किसे कहते हैं? इसे उर्दू में कहते हैं खुद कफील मुल्क। अपने पैरों पे खड़ा हुआ, खुद कफील। खुद कफील यानी जिसको बाहर अब किसी के कोई मदद की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि भारत हर चीज़ अपने देश में पैदा करता है। सुई से लेकर तो हवाई जहाज़ के पुर्ज़ों तक हर चीज़ आज भारत के अंदर पैदा होती है, भारत खुद बनाता है। और एक कंपनी नहीं बना रही है, कंपनियों में कंपटीशन चल रहा है। हर कंपनी जो है हमारे देश में छोटी सी मोटरसाइकिल भी बनती है और मोटरसाइकिल के अंदर कम से कम 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ हैं। 600 सीसी से लेकर तो 75 और 50 सीसी तक हर रेंज की आपको मोटर बाइक्स और मोटरसाइकिल्स आज खुद भारत मैन्युफैक्चर कर रहा है। कार्स के अंदर अगर देखेंगे तो 1 लाख रुपये की नैनो से लेकर तो करोड़ों रुपयों की जो जैगवार है वो एक ही कंपनी टाटा मोटर्स बनाती है। देखो, यानी कंपनी की रेंज देखो। एक तरफ दुनिया की सबसे सस्ती कार भी वही कंपनी बना रही है और सबसे महंगी कार भी जो है वही कंपनी बना रही है, जैगवार। यानी हमारे देश के एतबार से हो सकता है जैगवार से भी और महंगी महंगी कारें मिलती होंगी, लेकिन ये एक हैरत की बात है। उसके अलावा भी हमारे पास में जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे महिंद्रा एंड महिंद्रा है और इसी तरह से अशोक लीलैंड वगैरह, ये जो सारी कंपनियां देश की खुद की कंपनियां हैं, आज ये कंपनियों का जो प्रोडक्शन है और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, आप अफ्रीका के मुल्कों में चले जाइए, आपको ये सारे मुल्कों में भारत के कंपनियों की गाड़ियां मिलेंगी। 2 व्हीलर जो है आपको TVS की गाड़ियां पूरे अफ्रीका के मुल्कों में पॉपुलर है। उसमें भी जो विक्टर है, जो हमारे इंडिया में फेल हो गई, इंडिया के अंदर लोगों ने उसको उतना पसंद नहीं किया, लेकिन अफ्रीका के सारे मुल्कों के अंदर जो है TVS विक्टर आपको नज़र आएगी। क्यों? भारत का जो मैन्युफैक्चरिंग है, भारत का जो एक्सपोर्ट है, वो एक मिसाली है। चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो 2 व्हीलर हो, चाहे वो 4 व्हीलर हो, यहाँ तक कि अब जो देश की रक्षा के लिए, यानी जो अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जो हथियारों की ज़रूरत होती है, टैंक की ज़रूरत होती है और
मिसाइल्स की ज़रूरत होती है, अब वो भी भारत जो है दुनिया के दूसरे देशों को बेच रहा है। अभी कुछ सालों पहले या महीनों पहले मलेशिया ने भारत से जो है बहुत सारे मिसाइल वगैरह ख़रीदा। उसके अलावा और भी दुनिया के मुल्क ख़रीदते होंगे, लेकिन हम जो है ना अब आत्मनिर्भर बन चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बिल्कुल इसके अंदर जो है ना कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिसमें ख़ास तौर पर जो आयरन लेडी है इंदिरा गांधी जी, हमको उनका जिक्र यहाँ पे करना पड़ेगा कि भारत के इस तरक्की के अंदर उनका जो दौर था उसका बहुत बड़ा हिस्सा है। इसी तरह से बाकी उनके बाद में भी जो राजीव गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे, और मनमोहन सिंह वो भारत के इकोनॉमी के रीढ़ की हड्डी है। जब मनमोहन सिंह जी ने जब भारत जो है श्रीलंका के रास्ते पे पहुंच चुका था 1989 और 89 और 88 के ज़माने में, उस वक्त में मनमोहन सिंह जो है वो भारत के वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस वक्त के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन ये लाया कि लिक्विडिटी के लिए पूरे देश के दरवाजे खोल दिए उन्होंने, और उन्होंने बाहर की कंपनियों को जो है भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आमंत्रित किया, उनको मदऊ किया, उनको दावत दी। और फिर दुनिया भर की कंपनियां जब भारत के अंदर आई तो भारत के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आ गया, एक नया इनकलाब आ गया। और फिर आज हम देख सकते हैं, अभी मैं महाराष्ट्र में रहता हूं तो मैं हमारे महाराष्ट्र की हद तक देखता हूं कि महाराष्ट्र के हर ज़िले में MIDC है। MIDC किसे कहते हैं? महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। MIDC का फ़ायदा क्या है? MIDC का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आपके ज़िले में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपके शहर के रहने वालों को, ज़िले के रहने वालों को वहां पे रोज़गार मिल रहा है। वो रोज़गार से क्या हो रहा है, आपकी इकोनॉमी बिल्डअप हो रही है, आप अपने पैरों पे खड़े रह रहे हैं, और फिर आपके घरों में खुशहाली आ रही है, गरीबी जा रही है। ये उस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हुआ, और उसके लिए सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। उनका ये एहसान देश कभी भी भूल नहीं सकता। उन्हीं की वजह से देश के अंदर ये इकोनॉमिकल रिवॉल्यूशन आया, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस और इकोनॉमी के अंदर 2 मरतबा PhD की हुई है। अब उसके बाद में जब उन्होंने इस तरह से, तो फिर बाढ़ आ गई देश के अंदर, दूसरे बाहर के देशों के भी कंपनियों की, और इसी तरह से जगह जगह पे नए जो है फैक्ट्रियां लगने लग गई। और पूरे मुल्क के अंदर आज हम जो देख रहे हैं IT के लाइन से भी जो है राजीव गांधी जी ने उन्हीं के ज़माने के अंदर हर शहर में आज जो है, नोएडा में हो या गुड़गांव में हो या फिर जो है पुणे में हो या बेंगलुरु में हो या हैदराबाद में हो या चेन्नई में हो, ये जितने भी IT हब लगे हुए हैं, इसका पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है डॉक्टर राजीव गांधी जी को। उन्होंने उनके ज़माने में, तो आज क्या हो गया, गूगल भी इंडिया में है, माइक्रोसॉफ्ट भी इंडिया में है, और जो है याहू भी इंडिया में है, और इसी तरह से जो है दुनिया भर की सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो आज इंडिया के अंदर अपने अपने कैंपस डालकर बैठी हुई है, और इंडिया के नौजवानों को उसकी वजह से रोज़गार मिल रहा है, और इंडिया की इकोनॉमी के अंदर एक नया रिवॉल्यूशन आ गया। इसीलिए आज देश के अंदर जो गरीबी पहले थी उसके मुकाबले में आज जो गरीबी का रेशियो है वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। अब क्या हो गया कि पूरे देश के अंदर इस तरह से फिर जगह जगह पे एजुकेशनल कैंपस बनने लग गए। मतलब आज भारत की हालत ये है कि भारत दुनिया के कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, और इसी तरह से मेडिकल लाइन से सन फार्मा, सिप्ला, और इसी तरह से जो है कैडिला वगैरह, ये जो कंपनियां हैं हमारी दुनिया भर के देशों में अगर हम देखेंगे, यहाँ तक कि अमेरिका के अंदर भी हमारी जो कंपनियां हैं बायोकॉन वगैरह, उसकी मेडिसिन्स पूरे यूरोप में और पूरे अमेरिका के अंदर ख़रीदी जाती हैं। ये रिवॉल्यूशन आया कि हर लाइन से आज इंडिया खुद कफील है। इंडिया को अगर मान लो, अगर इंडिया पे अगर कुछ पाबंदियां भी लगती है दुनिया के दूसरे, यानी कोई मजबूरी की वजह से, तो इंडिया किसी का मोहताज और मजबूर नहीं रहेगा, क्योंकि हम अपने देश में हर चीज़ पैदा कर रहे हैं, हर चीज़ हम खुद बना रहे हैं, और हम किसी के मोहताज और किसी के मजबूर नहीं हैं। तो आज इंडिया एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है। इंडिया आज तरक्की के रास्ते पे है, और तकरीबन 5 ट्रिलियन US डॉलर के करीब हमारी इकोनॉमी पहुंच चुकी है। तो आज जो है माशाल्लाह मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा देश इतने तरक्की पे, और इस तरक्की में सबका हिस्सा है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्योंकि हमने जितनी भी सेक्टर्स की हमने बात की है, उन सेक्टर में सबका योगदान है, हर समाज के, हर धर्म के, हर जात के लोगों का।
और सब लोगों ने मिलकर देश को जो है ना आज इस लेवल पे, इस मकाम पे, इस मर्तबे पे पहुंचाया हुआ है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूं कि अब आज भी हमारे देश में जो है कुछ इलाक़ों में आज भी गरीबी है, कुछ इलाक़ों के अंदर आज भी हमारे देश में जो है अच्छे स्कूल्स की ज़रूरत है, लेकिन काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो है बैठ गए हुए हैं, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो भी आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह हम एक मजबूत देश के अंदर जो है, हम एक मजबूत देश के नागरिक हैं। अब हम आते हैं पाकिस्तान के ऊपर, जो एक साथ में ही एक ही दिन जो है, एक दिन पहले भारत से आज़ाद हुआ था। अब हम देखते हैं तो पाकिस्तान के अंदर अपनी ख़ुद की कोई 4 व्हीलर कंपनी नहीं है, 2 व्हीलर भी जो है सारे चाइना से वहाँ पे पार्ट्स इंपोर्ट होते हैं, और इसी तरह से वहाँ पे जो है सिर्फ उसकी बॉडी बनाई जाती है और उसको उसी के अंदर जो है असेंबल करके वही बाइक्स वहाँ पर बिकती है। उसके अलावा भी मेडिकल है, मेडिसिन की लाइन से मैं नेशनल ज्योग्राफिक के ऊपर एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि पाकिस्तान से जो ट्रेन इंडिया को आती है, आधी से ज़्यादा ट्रेन में खाली पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं जो अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली के हॉस्पिटल्स में और दीगर हॉस्पिटल्स के अंदर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ नहीं है, ना वहाँ पे अच्छी दवाइयाँ हैं, ना अच्छे दवाखाने हैं, ना अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ना वहाँ पे जो है अच्छा मेडिकल सिस्टम है। इसकी वजह से देश का ये हाल हुआ। अब दूसरे नंबर पे देश की जो वहाँ पे बर्बादी हुई है, उसके लिए मैं सबसे बड़ा जो जिम्मेदार समझता हूँ वहाँ के जाहिल और अनपढ़ कुछ ऐसे मजहबी लोगों को, जिन लोगों ने देश को कभी भी तरक्की करने नहीं दिया, बल्कि हर एक कुर्सी की लालच के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ, वहाँ पे जो कुर्सी के लालची पैदा हुए। पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, हर एक को कुर्सी चाहिए, फिर चाहे वो किसी मजहबी मसनद की कुर्सी हो, चाहे फिर वो हुकूमत की कुर्सी हो, और इसी कुर्सी की लालच में पाकिस्तान के आज़ादी से लेकर आज तक का इतिहास है कि पाकिस्तान में आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर ने अपना पूरा ड्यूरेशन मुकम्मल नहीं किया, आज तक भी। और ख़ास बात यह है कि वहाँ के जो अवाम हैं उनको ये जो मजहबी लोग हैं, अब मैं नाम लेकर बोलूँगा, जैसे फजलुर रहमान के जैसे लोग, इन लोगों ने क्या किया, मजहब का इन लोगों को जो है ना नशा पिलाया, नशा, और नशा पिला के लोगों को गुमराह किया और अपने मफादात के लिए मजहब का इस्तेमाल किया। ये इतने नीच, गिरे हुए और जलील लोग हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मजहब का इस्तेमाल किया अपने मफादात के लिए। जनरल ज़ियाउल हक़ के ज़माने में मुल्क तरक्की कर रहा था, लेकिन फजलुर रहमान के जो वालिद थे और ये जो उनकी तंजीम थी जमीयत उलमाए इस्लाम, उन्होंने खुलकर जनरल ज़ियाउल हक़ की मुखालिफत की। हालांकि जनरल ज़ियाउल हक़ इतने बड़े अल्लाह वाले थे कि तहज्जुद गुजार थे वो। हज़रत मौलाना अली मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा कि मुझे एक मरतबा उनके साथ क़ियाम करने का मौका मिला और तहज्जुद के वक्त मैंने देखा कि किसी के रोने और सिसकने की आवाज़ आ रही है। मैं अपने बिस्तर से उठा और मैंने वज़ू वग़ैरह किया अपनी तहज्जुद के लिए, और जहाँ आवाज़ आ रही थी वहाँ जाकर जब देखा तो मुल्क के हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक़ वो अल्लाह के सामने सजदा रेज़ थे और रो रो कर दुआ कर रहे थे। ऐसे हुक्मरान थे, उनकी मुखालिफत की है ये फजलुर रहमान के जैसे लोगों ने। क्यों मुखालिफत की है? क्योंकि ये जो मजहबी लोग हैं, इन्होंने मजहबी ठेकेदारी, गुत्तेदारी, आवाम को इन्होंने ये कहा कि नहीं, मजहब की बात तो सिर्फ हम कर सकते हैं, हमारे अलावा दूसरा शरीयत की बात नहीं कर सकता, दूसरा अल्लाह के कानून की बात नहीं कर सकता, दूसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले निज़ाम की बात नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो हम उसकी मुखालिफत करेंगे। नीच लोग हैं ये, थड़किलास, झोपड़पट्टीपन बताने वाले, भिखारी, चंदाखोर, चंदे का खा खा के इनके खून में भी जो है ना, ब्लड में भी सदक़े ज़कात का सब खून बह रहा है। इसीलिए इनके अंदर इतना ऐसा कूट कूट के हसद और जलन भरा हुआ है कि मज़हब की बात सिर्फ हम करेंगे। और ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, आपको ऐसे भिखारी और ऐसे चंदाखोर इंडिया में भी मिलेंगे। ये भिखारियों का मसला क्या होता है, इनको सिर्फ मजहबी जो है ना वो चाहिए, मजहब के इनको अलकाब चाहिए। किसी को जो है अमीरुल हिंद बनना है और किसी को अमीर शरीयत बनना है, इनके अलावा दूसरे को ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा कोई जो है ना अगर मजहब के लाइन से काम और खिदमत कर रहा है तो फ़ौरन इनके तन बदन में आग लग जाएंगी हसद और जलन के अंदर, और ये उसकी मुखालिफतों में खड़े हो जाएंगे।
ये मैं आपको मेरे तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। जब छत्रपति शिवाजी महाराज के शिव जयंती के ऊपर हमने बयान दिया कि भाई हमारे हिंदू भाइयों के साथ में हुस्न सुलूक किया जाए और जहाँ से जयंती की रैली निकलती है वहाँ उनका इस्तकबाल किया जाए, उनका स्वागत किया जाए, उनको हार पहनाया जाए, उनको जो है पानी पिलाया जाए, शरबत पिलाया जाए और हमारे भाइयों से हुस्न सुलूक किया जाए, तो हमारे ख़िलाफ़ में कुफ्र और शिर्क के फतवे निकल गए। और वही बयान खानकाह के एक पीर साहब देते हैं तो ये कहा जाता है हमारे हजरत ने इत्तेहाद और इत्तेफाक की बात की और हमारे हजरत का दिल देखिए कितना बड़ा है कि उसमें हर एक के लिए जगह है। मतलब हजरत अगर बयान देंगे तो वो प्यार मोहब्बत की और अमन और आश्ती की बात होंगी, और हम देंगे तो वो कुफ्र और शिर्क होगा। क्यों? क्योंकि ठेकेदार वो है, गुत्तेदार वो है, उन्होंने ठेके और गुत्ते लेकर रखे हुए हैं। वो अमन की आश्ती की सब बात कर सकते हैं, उसके अंदर सब आ जाएगा। यानी वो बोलेंगे वो अमन और आश्ती होंगी, हम बोलेंगे तो वो कुफ्र और शिर्क होगा, सिर्फ ये हसद और जलन की वजह से बस। तो ये जो हरामी पिल्ले हैं ना, सदक़े और ज़कात की रोटियां खा खा के ऐसे डुक्करों के जैसे ऐसे जो है मोटे मोटे फुल के ऐसे बैठ गए हुए कुत्ते हैं, ये लोगों ने ही मज़हब का इस्तेमाल किया अपने मफादात के लिए। फजलुर रहमान के जैसे लोग के जब जनरल ज़ियाउल हक साहब ने कुरान और हदीस की बात की, निज़ाम शरीयत की बात की, तो उनकी जान के दुश्मन बन गए, उनके खिलाफ कुफ्र के फतवे दिए गए। और आज की तारीख में भी अगर हम देखेंगे उसी मुल्क के अंदर इमरान खान साहब उस मुल्क की तारीख में पहला इंसान एकदम हायर एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, पूरी दुनिया पे जिसकी नज़र है, पूरी दुनिया से जिसके ताल्लुकात है, जो अपने मुल्क की गरीबी को दूर करना चाहता है, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का जो मदीना था उस तरीक़े से मुल्क को बनाना चाहता है। मुझे आप बताओ, ये फजलुर रहमान के जैसे जो फुजले हैं ये खड़े हो गए उनकी मुखालिफत में। क्यों खड़े हुए? भाई तू कौन होता है रे बोले निज़ाम शरीयत की बात करने वाला और निज़ाम मुस्तफ़ा की बात करने वाला? तेरे को मालूम नहीं है? शरीयत के ठेकेदार गुत्तेदार हम हैं, हमने गुत्ता लिया हुआ है। तू बात करेगा बेटा, देख फिर हम तुझे बताते बोल के पूरे मुल्क की आवाम को गुमराह किए इन्होंने। ये यहूदियों का एजेंट है, क्योंकि हम लोग अंधे बहरे लोग हैं। हमारी अक्लों पे जो है ना ऐसा पूरा पर्दा पड़ा हुआ है। फजलुर रहमान के जैसे कुत्तों ने, सुअरों ने, डुक्करों ने, हराम के पिल्लों ने हमेशा अपने मफादात के लिए मज़हब का ऐसे ही इस्तेमाल किया और अपने मुखालिफिन को कभी उनको यहूदियों का एजेंट करार दे दिया और कभी उनको इस्लाम का दुश्मन। ये आज से नहीं है, ये मुल्क की आज़ादी के पहले से चलते आ रहा है। बस यही करो, कुफ्र शिर्क के फतवे दो और इसको यहूदियों का एजेंट। और तो अवाम जो है ना जब इस तरह के जुमले जब सुनती है वो फ़ौरन घबरा जाते हैं। लोग बोलते हैं अरे बाप रे, इमरान खान तो यहूदियों का एजेंट है। हालांकि असल में यहूदियों का एजेंट खुद ये है। ये जो फुजला है, फुजला, ये खुद यहूदियों के एजेंट है। ये मजहबी लोगों ने आपके मुल्क को तबाह और बर्बाद किया और अपने मफादात के लिए आवाम को गुमराह करके। मुझे आप बताओ, हम भी भारत के अंदर रहते हैं। मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे इस बात के ऊपर शुक्र अदा करता हूँ, हमारे भारत देश में जो आज़ादी है और इजहार ख़याल की जो आज़ादी है और जो माशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर मुसलमान जो पूरे वक़ार के साथ में जी रहे हैं और यहाँ के उलामा और हर मसलक के उलामा हैं माशाअल्लाह। टीवी डिबेट में आकर वो जो है खुल के बात करते हैं, अपनी बात को रखते हैं और कभी किसी मसलक के उलामा जो है एक दूसरे के ख़िलाफ़ यहाँ पे कोई ऐसे फतवेबाजी नहीं करता है। लेकिन मुझे अफसोस की बात है कि सिर्फ कराची शहर में 200 उलामा को आपस की दुश्मनियों के अंदर गोलियों से भून दिया गया। 200 उलामा को 200, वो शराब के अड्डे चलाने वाले नहीं थे। इंडिया में मालूम है ऐसी गोलीबारी किन में चलती है? भाई लोगों के अंदर ऐसी गोलीबारी डॉन लोगों में चलती है। जो एरिया के डॉन होते हैं ना, डॉन बोले देख तेरा एरिया जो है ना, बांद्रा से उधर का एरिया तेरा है, बांद्रा से लेके दादर तक का एरिया हमारा है, सांता क्रूज से लेके विरार तक का एरिया फुलाने भाई का है, और देख वो उधर का जो है नई मुंबई का एरिया जो है फुलाने का है। अब ये भाई लोगों में एरिया बांट गए हुए हैं। अब इनमें गैंग वार चल रही है।
इनके अंदर आपस में चल रही है, सेम टू सेम। यहाँ तो ऐसे भाई लोगों में, क्योंकि उनके जुए के अड्डे होते हैं, उनके शराब के धंधे होते हैं, उनके ड्रग्स के धंधे होते हैं, उनकी सोने की स्मगलिंग के धंधे होते हैं, इसलिए उनमें लड़ाई झगड़े होते हैं। ये हरकतें यहाँ पे ये भाई लोग करते हैं। वहाँ तुम्हारे यहाँ पे कौन कर रहा है? मुल्ले कर रहे हैं, चंदाखोर जो मौलवी है, सदक़े ज़कात की रोटियां खा खा के दिल पूरे उनके काले सिया हो चुके हैं, पूरे सख्त हो चुके हैं। इसलिए अपने ही जैसे उलमा के खिलाफ में कुफ्र के, शिर्क के फतवे देकर जो है उनको लोगों को गोलियों से उड़ाने पे वरगलाया जा रहा है। इसीलिए 200 उलमा को सिर्फ कराची के अंदर, 200 उलमा को सिर्फ कराची में, बाकी पूरे मुल्क में कितने होंगे उसका अदद मुझे मालूम नहीं है। 200 उलमा को 200, उनमें से हज़रत मुफ्ती तकी साहब उस्मानी दामत बरकातुहुम मद्ददिल्लाहुल आलिया की अल्लाह ने हिफाजत की, 2 मरतबा अटैक हो चुका है उन पे, ऐसा दड़ 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 पूरी गाड़ी को जो भून दिया गया गोलियों से। वो तो अल्लाह का करम हो गया कि उनका जो ड्राइवर था और वो जो बॉडीगार्ड था वो बेचारे तो जगह पे ख़त्म हो गए, लेकिन मुफ्ती साहब को अल्लाह ने बचा लिया। मुझे आप बताओ, एक आलिम दीन से क्या दुश्मनी हो सकती है? क्या मसला हो सकता है? सिर्फ हसद और जलन बस, कि ये मसलक का आलिम आगे क्यों बढ़ रहा है। फिर करो एक दूसरे से, कुत्ते हैं सालो तुम, काहे के मजहबी रहनुमा है रे साले, डुक करो। तुमने पूरे इस्लाम का कबाड़ा करके रखे, पूरे दुनिया में इस्लाम को बदनाम करके रखे, सिर्फ आपस के हसद और जलन। यानी तुम्हारा इस्लाम इस्लाम है, बाकी दूसरे मसलक वाला है तो उसका इस्लाम इस्लाम नहीं है। इसीलिए मैं समझता हूं पाकिस्तान को बर्बाद किया है वहां के मजहबी रहनुमाओं ने, अंधे बहरे मजहबी रहनुमाओं ने, वरना वहाँ पे भी अच्छे लोग हैं ना, ऐसा नहीं है कि नहीं है। कारी हनीफ साहब थे मुल्तानी, माशाअल्लाह कितना अच्छा बयान करते थे, कैसा उनके बयान में जो है रौनक होती थी। आज भी लोग जो है लाखों करोड़ों की तादाद में उनका बयान सुनते हैं। लेकिन ये जो बात के लोग पैदा हो गए हैं, एक तो इनमें जो है ना, एक तो फजलुर रहमान के जैसे सियासी लोग हैं जिन्होंने शरीयत और इस्लाम के नाम पे लोगों को गुमराह करके मुल्क का पूरा और ख़ुद अपने ख़जाने भरे हुए हैं। एक तो चंदा आ रहा है पूरी दुनिया से और दूसरा मुल्क को अलग से लूटने में लगे हुए हैं। जबकि वो इमरान खान जो है उसने अपना खुद का हुकूमत का घर भी ठुकरा दिया था। वो इमरान खान वो है जिसने कहा कि देखो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा, मुल्क पे अरबों खरबों मिलियनों बिलियनों डॉलर के कर्जे हो गए हैं, पहले वो कर्जे हम अदा करेंगे, फिर उसके बाद ही हम अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। ये कुत्तों को मालूम ही नहीं है ना, डुक्करों को, इनको हराम का खा खा के ऐसी ढेरियां भर गई हुई है इनकी भिखारियों की। और मैं फिर आखिर में और एक मौलवी साहब का नाम बोलूँगा, मौलाना तारिक जमील साहब। मुझे उनसे भी शिकायत है कि उनके जैसे लोग, जब इमरान खान वज़ीर आज़म था उस वक्त में तो इमरान खान की तारीफ़ और तौसीफ़ में 7वें आसमान तक पहुँचते थे। जैसे ही इमरान खान के ऊपर हालात आए उन्होंने तो उसका नाम लेना भी छोड़ दिया। अल्लाह हिफाजत फरमाए, कैसे मुनाफिक लोग हैं यार ये। अच्छा, सिर्फ उसका नाम लेना ही नहीं, उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे ना, मुझे मौलाना से ये भी शिकायत है, 200 करोड़ रुपये वाले जो मालदार लोग हैं उनकी शादियों में या ऐसे उलामा अगर शिरकत करेंगे, मुझे आप बताओ, आप एक भिखारी मुल्क के जो है आलिम दीन हैं, आप एक ऐसे मुल्क के जहाँ लोगों को खाने को नहीं है, जहाँ पे 4-4 साल के बच्चे जो है वो चाय बेचने पे मजबूर है, आप ऐसे मुल्क के आलिम दीन पूरी दुनिया को आप प्रवचन दे रहे हो। और मैंने देखा आपके खुद के बयानात में आप बताते हैं कि आप वेश्याओं के अंदर काम कर रहे हैं ताकि उनकी गरीबी और वो सही धंधे और सही कारोबार और वो पुरानी गलत आदतें वगैरह सब छोड़ दे, उनको आपने वजीफे वगैरह शुरू किए। लेकिन आप ऐसे 200 करोड़ रुपयों की शादियों में जब जा रहे हो, ये देखकर लोगों के अंदर जो हिर्स और हवस पैदा हो रही है, और दूसरी जो लाखों उम्मत की बहन बेटियां घरों के अंदर बैठकर एड़ियां रगड़ रही है और सिसक रही है, जब उनके इस तरह से जो है डोले नहीं उठेंगे, उनकी शादियां नहीं होंगी, वो भी आके वही वेश्या वृत्ति का धंधा करने वाली है। फिर वो भी तुम्हारे जैसे लोग उसके लिए जिम्मेदार होंगे। एक तरफ तुम उनको जो है गुनाहों के रास्ते से हटाना चाह रहे, और दूसरी तरफ तुम्हारे ही वजह से ऐसे और लड़कियों की आबादी बढ़ रही है। क्योंकि वैसे लोग ऐसे शादियों में जब तुम्हारे जैसे लोग शिरकत करेंगे, आम लोगों को क्या लगेगा, फजूल खर्ची कर सकते शादी में। देखा नहीं क्या मौलाना को, वो आए थे 200 करोड़ रुपये वाली शादी के अंदर, तो अपने जैसों को करने में क्या हरज है। तुम जैसे मौलवियों का काम ये था कि तुम वो शादी में शिरकत करने की बजाय एक वीडियो रिलीज करते और ये डंके की चोट पे बोलते कि मैं उस शादी के अंदर इसलिए नहीं गया,
क्योंकि उस शादी के अंदर फजूल खर्ची थी, अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जा रहा था। 10 किलोमीटर दूर तक रोड के ऊपर जो है सजाया गया था। आतिफ असलम और एक और के जो गाने वाला है राहत फ़तेह अली खान के जैसे लोगों को लाखों रुपये देके वहां पे गाना गाने के लिए बुलाया गया था, इसलिए मैं उस शादी में नहीं गया हूं। अगर आप इस तरह से बोलते ना तो उम्मत की लाखों बेटियों की शादियां आसान हो जाती थी। नहीं बोले तुमने ऐसा, क्यों? क्योंकि तुम तो जिधर डम डम उधर हम। अल्लाह हिफाजत फरमाए, जिधर डम डम उधर हम। जिधर करोड़पति पैसे वाले 200 करोड़ की शादी करने वाले, उनके लिए आपके यहां गुंजाइश है। इमरान खान जब तक वजीर आजम था उसके लिए रो रो कर दुआएं हो रही थी और उसकी इयादत हो रही थी, और जैसे ही उसके हाथ में से हुकूमत निकल गई, तुम कौन और हम कौन पहचानते नहीं, बोले हम तुमको। अल्लाह हिफाजत फरमाए। देखो मैं आपको वाकया बताता हूं, हमारे मौलाना यूनुस रहमतुल्लाह अलैह का, यह है हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की सवाने। ये वाकया मैंने खुद हज़रत मौलाना के एक रिश्तेदार से सुना हूँ। वो बता रहे थे कि हज़रत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह की सगी पोती का निकाह था और निकाह के बाद में उसका वलीमा था। और वलीमे के लिए जब मौलाना वलीमे के शिरकत के लिए पहुँचे तो जो हॉल है शादी का हॉल, उस हॉल के बाहर ही आपने देखे कि अंदर जो है पूरा सजाया गया है और पूरी लाइटिंग की गई है और पूरा वहां पे जो है डेकोरेशन किया गया है और आलीशान फंक्शन हॉल के अंदर वो प्रोग्राम हो रहा है। हजरत मौलाना उस हॉल के अंदर दाखिल भी नहीं हुए, बाहर से ही हजरत मौलाना ने जो है यूटर्न लिया और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। और उस वक्त में जिस साहब से हजरत मौलाना को, जिन साहब ने ये कहा कि हजरत आप अंदर तशरीफ लाइए, तो हजरत ने कहा कि नहीं, बोले भाई ये अपनी मजलिस नहीं है, ये अपने लायक नहीं है ये मजलिस, बोल के जो मौलाना वापस चले गए। खुद उन साहब ने ये वाकया मुझे सुनाया। ये ऐसे होते हैं अल्लाह वाले, ऐसे नहीं है जिधर डम डम उधर हम। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो असल हमारा मसला चल रहा था आज़ादी का अमृत महोत्सव। तो देखो हम तो यहाँ पे है भाई इंडिया में, जो अल्लाह के फजलो करम से आज आत्मनिर्भर देश बन चुका है, और दूसरी तरफ तुम हैं जिनको पूरे मुल्लों ने मसलकों के नाम पे और जमातों के नाम पर और जो है अपनी खाली पेट भरने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसीलिए मैं बोलता हूँ सिर्फ मुसलमान बनो, मुसलमान बस। छोड़ो ये मुल्लों का नाद, फजलुर रहमान के जैसे मुल्लों का नाद, ये खबीसों ने तबाह और बर्बाद किया उम्मत को, छोड़ो इनका नाद। और ये देखो इमरान खान के जैसे पढ़े लिखे लोगों को सपोर्ट करो, उनका साथ दो। गारंटीड बोलता हूँ मैं आपको, आपका मुल्क भी तरक्की के आसमान पे पहुँचेगा। और अगर तुम ये फजलुर रहमान के जैसे मुल्ले और नवाज शरीफ पूरे मुल्क को लूट लिया, मरियम आपा सोने के चमचों से खाना खा रही थी, शहबाज शरीफ टकलू, या ऐसे जो लोग हैं, इन लोगों ने जो तुमको बर्बाद किया ना, या और लूटेंगे तुमको, कुछ नहीं कर सकते तुमको खुद को शर्म आना चाहिए कि जो आज एक ज़माना वो था कि पाकिस्तान और इंडिया का रुपया बराबर हुआ करता था, फिर एक ज़माना वो आया 2 पाकिस्तानी रुपयों में 1 इंडिया का रुपया आने लगा, आज 2.5-3 रुपये का रेट हो चुका है। अफसोस की बात है, और तुमको इतनी भी शर्म नहीं है। अब मैं आता हूँ बांग्लादेश के ऊपर। वो बांग्लादेश जो हमारी आयरन लेडी जो थी इंदिरा जी, जिन्होंने बांग्लादेश को जन्म दिया, यानी जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, वो बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ था तो इंदिरा जी ने ही सालों तक, तकरीबन 10 साल तक पाला है उसको। हमारे यहाँ से पूरा अनाज पानी वगैरह जाके उसको स्टेबल किया, उसके पैरों पे खड़े किया। लेकिन वो बंगाली लोगों ने क्या किए, उन्होंने अपने मुल्क की तरक्की को अपने ज़िंदगी का मकसद बनाया, पूरी मेहनत में लग गए, पूरी लगन में। तुमको शर्म आना चाहिए। वो बांग्लादेश का जो टका है, 1 टका 1 रुपये के बराबर है आज। यानी तुमको शर्म आना चाहिए कि जो तुम्हारे से टूटकर अलग हुआ, वो टका खरीदने के लिए भी तुमको तुम्हारे 2 रुपये देना पड़ते हैं। उसका रीज़न क्या है? बांग्लादेश को हसीना आपा के जैसे प्राइम मिनिस्टर मिले। मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ उस औरत का, इतनी इज्जत करता हूँ मेरे दिल से। घर पे भी मैं कभी कभी बोलता हूँ, और ख़बरों में कभी जो है शेख हसीना की न्यूज़ आने लगी तो मेरी अहलिया और बच्चे मुझे बोलने लगते, अब्बा देखो तुम्हारे आपा की न्यूज़ आ रही है, हसीना आपा, तुम बहुत तारीफ़ करते ना उनकी।
क्यों तारीफ करता हूं मैं उनकी? इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने जो रिवॉल्यूशन लेके आया बांग्लादेश में, सबसे पहले हमारे इंडिया में जो नारा लगा ना डिजिटल इंडिया का, हमारे से पहले जो है बांग्लादेश में वो नारा लगा था 2008 में, और हसीना आपा ने वो नारा दिया था डिजिटल बांग्ला। अब उन्होंने बांग्लादेश के तरक्की में हिस्सा लेना शुरू किया, अब बांग्लादेश को आगे बढ़ाने लगे और बांग्लादेश के अंदर चाइना के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए, इंडिया के लिए पूरे दरवाजे खोल दिए। आज इंडिया वालों को बांग्लादेश का वीज़ा फ्री में मिलता है और आप पैदल बांग्लादेश को जा सकते हो, और आप जो है ट्रेन से बांग्लादेश को जा सकते हो। दिन में से 50 बसें जो है वो बांग्लादेश को जाती है और वहाँ से आती है। हज़ारों इंडिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बांग्लादेश में जाके जो है कपड़े की फैक्ट्रियाँ लगाई है और वहाँ से वो माल लेकर आते हैं। यानी बांग्लादेश के लिए उन्होंने, यहाँ तक कि आप सोचो, पिछले महीने की न्यूज़ है कि हसीना आपा ने जो है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को कहा कि भाई हमारी जो चटागांग जो पोर्ट है वो हम इंडिया को देना चाहते हैं, आप उसको यूज़ कर सकते, इस्तेमाल कर सकते। क्योंकि अगर चटागांग पोर्ट पे तुम्हारे चाइना से और दूसरी तरफ से अगर तुम्हारे पानी के जहाज़ आते हैं तो तुमको इतना लंबा, यानी श्रीलंका के नीचे से ऐसा इतना लंबा राउंड मार के बम्बई तक आने की ज़रूरत नहीं है। वैसा आने में 8 दिन लग जाते हैं पानी के जहाज़ को। उससे अच्छा ये है कि तुम यहीं तुम्हारे जहाज़ लैंड करो ना, और यहीं ट्रकों के ज़रिए से या ट्रेन, क्योंकि ट्रेन की लाइन तो वहाँ तक बनी हुई है। अब मान लो अगर वहाँ पे भी लोडिंग होती है ना, 2 दिन में माल बम्बई को आ रहा है चटागांग पोर्ट से। तो इसको कहते हैं प्राइम मिनिस्टर। और उन्होंने क्या किए, फजलुर रहमान के जैसे चंदाखोर मुल्लों को उठा उठा के फांसी के फंदे पे चढ़ाया उन्होंने, फांसी के फंदे पे, ज़ीरो टॉलरेंस। अभी थोड़े दिनों पहले या पिछले साल की ही न्यूज़ है, जो हिफाजत इस्लाम के नाम से जो बहुत सारे मुल्ले निकल गए थे रोड रास्ते के ऊपर, उसने कहा इनको भून के डालो, इनको 25 से 30 जो है ऐसी मर गए कुत्तों की मौत। क्यों मरे? डेढ़शानेपन की वजह से। और मैं सपोर्ट करता हूं हसीना आपा की इस पॉलिसी को, क्योंकि गद्दारों की सज़ा सिर्फ मौत है। गद्दारों को मौत की ही सज़ा देना चाहिए। जो देश के खिलाफ, जिन गद्दारों को यह एहसास नहीं है, उनकी इन हरकतों की वजह से देश की तरक्की में रोड़ा पड़ रहा है। और ये अपने आप को इस्लाम ने ये डंडे लेके रोडों रास्तों पे निकलने का तरीका सिखाया तुमको। कौन गुत्ता दिया रे तुमको? हिफाजत इस्लाम का भिखारियों को। साले कुत्ते, होने वाले इज्तिमात को तुमने होने नहीं दिया, कुत्तों ने हिफाजत इस्लाम के नाम पे। सही किया हसीना आपा ने कुत्तों को भुनने का ऑर्डर जो दिया, तो गद्दारों को यही सजा मिलना चाहिए। तो मैं यही बता रहा था कि शेख हसीना ने आज बांग्लादेश को वहाँ लेकर गए। कोरोना के ज़माने में पूरे दुनिया के, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फ्रांस, सबकी जो इकोनॉमी और जीडीपी था वो सब रिवर्स में आ गया। और सिर्फ 2 देश दुनिया में ऐसे थे जिनका जीडीपी प्लस में चल रहा था। कौन कौन से? चाइना और बांग्लादेश। परेशान हो गई दुनिया की आंखें फटी क्या फटी रह गई कि बांग्लादेश ने ऐसा क्या कर दिया। कोरोना के ज़माने में सब जगह पे हाहाकार मचे हुआ है और ये मुल्क जो है प्लस के अंदर है। यहाँ का जीडीपी और दिन ब दिन बढ़ रहा है। इसे कहते हैं, देखो शर्म आना चाहिए तुम्हारे को, जो फजलू के जैसे लोगों को अपना लीडर बनाए हुए हैं, कि देखो शेख हसीना आपा ने किस तरह से मुल्क को तरक्की पे पहुंचाया और भारत के साथ पूरा उन्होंने हाथ मिला दिया। पूरा कोऑपरेशन भारत के साथ में उनका है। भारत के लिए, अपने सारे बिजनेस के लिए बॉर्डर वगैरह सब कुछ खोल दिए। चटागांग जो पोर्ट था वो तक उन्होंने भारत को देने की पेशकश कर दी। आगे चल के क्या होगा? आगे चल के उनको पता है, इसको कहते हैं पॉलिटिक्स और पॉलिसी। उन्होंने देख लिया कि हमारे पड़ोस में 140 करोड़ की आबादी वाला देश है। हमारी आबादी इन कितनी है? 15 से 20 करोड़ के करीब में। अगर हम ये देश के साथ में रहते हैं और इसके साथ अपने बिजनेस को डेवलप करते हैं, अरे हमारे 20 करोड़ तो आसानी से तरक्की कर सकते हैं। इसको कहते हैं पॉलिसी। नहीं, फजलू के जैसे मुल्ले, इमरान खान के जैसा पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर नहीं, उसको टिकने नहीं देना है, बोले भिखारी साले। तो इसके लिए भाई मेरी तो असल टॉपिक हमारा यही चल रहा था। आज तीनों मुल्क कहाँ हैं? तो भारत जो है पूरे तरक्की के ऊपर गामजन है। आज भारत जो है खुद का सुई से लेके प्लेन तक बना रहा है। हर तरह से जो है भारत के अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ और सारी चीज़ें। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, मैं दुनिया के कई मुल्कों का मैंने सफ़र किया, लेकिन मैं ये बात आपको बताऊँगा, मैं वो मुल्कों के रोडों की, रास्तों की और वहाँ के जो है बैतुल खला की और वहाँ के साफ़ सफाई की तारीफ़ करता हूँ, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर वो भारत की बराबरी भी नहीं कर सकते। चाहे वो थाईलैंड हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो,
चाहे चाइना हो, चाहे साउथ कोरिया हो, वो मुल्कों में भी ये चीज़ें नहीं हैं। वो चीज़ें क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट। हमारे पूरे भारत देश के अंदर आपको ये कोने से लेके वो कोने तक ट्रेन में सफ़र कर सकते, बस में सफ़र कर सकते। छोटे छोटे गांव खेड़े को जाने को हमारे यहाँ पे बस है, कोरिया में भी नहीं है वैसी बसेस। ना चाइना के अंदर गांव खेड़ों में जाने के लिए बसेस है, और हमारे यहाँ गांव खेड़े में भी जाने के लिए बसेस है। उसके अलावा ऑटो रिक्शे जो हमारे यहाँ पे चलते हैं, और छोटी छोटी जो ये सारी सहूलतें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। वहाँ पे कारें चलती है, वो कार में बैठते पहले 500 रुपये से बिल की शुरुआत होती है। अरे बाप रे, 500 रुपये में तो हम पूरा दिन भर ऑटो रिक्शे में घूम सकते हैं। 500 रुपये बैठते ही कार के अंदर, कार की टैक्सियाँ हैं वहाँ पे। तो ये जो फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर है और ये जो सहूलतें इंडिया में है ना, कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। तो इंडिया तो अपनी जगह पे तरक्की कर रहा है, और इंशाल्लाह हमारे भी जब तक सांस में सांस है, हम हमारे देश के डेवलपमेंट के अंदर पूरा पूरा योगदान देंगे और उसके डेवलपमेंट का हम हिस्सा बनेंगे। चाहे वो इनकम टैक्स के ज़रिए से हो, चाहे वो वैट के ज़रिए से हो, चाहे फिर वो जो दूसरे अभी नए जो टैक्स, कोई भी टैक्स हो, जो टैक्स जा रहा है वो हमारे देश के डेवलपमेंट में खर्च हो रहा है। हमको इससे कोई लेना देना नहीं है। हम बिल्कुल हमारे देश के डेवलपमेंट का योगदान करेंगे और उसका हिस्सा बनेंगे, जितना भी अल्लाह ताला ने हमको तौफीक अता फरमाई। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान वालों ने मेरी इन बातों के ऊपर गौर करना चाहिए। तुमको क्या चाहिए? मज़हब के नाम पे गुमराह करने वाले मुल्ले। अरे मुसलमान बनो रे भाई, सिर्फ मुसलमान बनो। मुसलमान के अलावा जो है ना कुछ मत बनो, सिर्फ मुसलमान बनो। उसके अलावा जो भी तुमको बनाया जा रहा है मज़हब के नाम पे और दूसरे मसलकों के ख़िलाफ़ वर्गलाया भड़काया जा रहा है, सिर्फ अपनी टपरियों के लिए। ये मुल्लों ने यही करते आए हैं, इन्होंने बस, अल्लाह इनके फितने से उम्मत की हिफाजत फरमाए। और बांग्लादेश वालों के लिए भी मेरा मैसेज यही है, देखो भारत के साथ में जितना तुम प्यार मोहब्बत से रहोगे, मिल के रहोगे, तुम्हारी भी तरक्की होंगी, दोनों देश आगे बढ़ेंगे। और तुम्हारे यहाँ पे भी जो है एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम दूसरे थाईलैंड बनोगे, दूसरे जो है मलेशिया बनोगे, और तुम्हारा जीडीपी बढ़ता रहेगा। क्योंकि हसीना आपा के जैसे जो लीडर है वो जब तक है, मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश को तरक्की करने से कोई नहीं रोक सकता है। अल्लाह तबारक व तआला ये जो मेरा टेक्निकल एनालिसिस था हम तमाम को समझा दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।